डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। यानी विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता पर तन्यता का प्रभाव। तो इसमें बेसिक चीज जो है, जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन। और वो दोनों फैक्टर क्या है? पहला तो जो है फैक्टर है नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। और जो दूसरा फैक्टर है जो इसको गवर्न करता है कंडक्टिविटी को, वो क्या है? आयनिक मोबाइलिटी। यानी आयनिक गतिशीलता, या इसको हम कह सकते हैं कि किसी विलयन की चालकता मुख्यतः दो कारक पर या दो कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से हैं? जो पहला कारक है, फर्स्ट फैक्टर जो है, वो है विलयन में आयन की संख्या, विलयन में उपस्थित आयन की संख्या। और जो सेकंड फैक्टर है वो है आयनिक मोबाइलिटी, यानी आयनिक चालकता। ये दो फैक्टर जो है किसी भी सॉल्यूशन की चालकता को डिसाइड करते हैं। तो अब इसमें जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इन्हीं दोनों फैक्टर की हेल्प से हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट चालकता, जिसको आप कप्पा से डिनोट करते हैं, इस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? ये कंडक्टिविटी यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कंडक्टिविटी जो है क्या रिप्रेजेंट करती है? इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी ये विशिष्ट चालकता जो है क्या व्यक्त करती है? किसी विलयन के इकाई आयतन में
किसी विलयन के इकाई आयतन में ये चालकता को व्यक्त करती है। तो अब देखिए डाइल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑन डाइल्यूशन यानी तनुकरण पर, जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, तो जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी तनुकरण करने पर इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाएगी। इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या होगी, घटेगी। और जब आयनों की संख्या घटेगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आप जानते हैं कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी एकांक आयतन में जो आयन है, तो जब आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम जब इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कर गए। तो जब नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करेंगे तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, कप्पा विल डिक्रीजेज। यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। क्यों, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पे डिक्रीज कर जाएंगे। अब आइए सेकंड देखते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी तुल्यांकी और मोलर चालकता, इस पर जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइल्यूशन का। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूशन पे, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस एंड आयनिक मोबाइलिटी बोथ इंक्रीजेज। यानी तनुकरण पर जो है आयनों की संख्या तथा आयनिक गतिशीलता दोनों बढ़ती है। ये आप जानते हैं डाइल्यूशन पे जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा बढ़ती है। तो जब ये दोनों बढ़ती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, दोनों के इंक्रीज करने के कारण
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस, जो भी हो, दोनों क्या होंगे, ये इंक्रीज कर जाएंगे। क्यों? तनु करने पर जो है विलयन में आयनों की संख्या और आयनिक गतिशीलता दोनों बढ़ जाती है, तो इसके कारण तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता दोनों बढ़ेगी। अब इसमें ये वृद्धि किसके कारण होगी? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये आप जानते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, ये ऑलमोस्ट ये जो है कंप्लीट डिसोसिएटेड होते हैं, ये स्वतः पूर्ण वियोजित होते हैं। तो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस क्यों बढ़ेगा? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये जो इंक्रीज आता है तो वो आयनिक मोबाइलिटी के कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक मोबाइलिटी, यानी आयनिक गतिशीलता में वृद्धि के कारण स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस दोनों के डाइल्यूशन में जो इंक्रीज होता है वो किसके कारण होता है? ड्यू टू आयनिक इंक्रीज इन आयनिक मोबाइलिटी, यानी उसमें आयनों की गतिशीलता में वृद्धि के कारण। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, दुर्बल विद्युत अपघट्य के केस में क्या होगा? दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो ये आप जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करने पर, दुर्बल विद्युत अपघट्य को तनु करने पर क्या होता है? उनका आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन इंक्रीज करता है, उनका आयनन या वियोजन बढ़ता है। तो इसमें आयोनाइजेशन भी इंक्रीज करेगा और आयनिक मोबाइलिटी दोनों इंक्रीज करेगा, यानी इसमें आयनन की मात्रा और आयनिक गतिशीलता दोनों बढ़ेगी। तो ये जो है तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में जो वृद्धि होगी तनुकरण करने पर, वो दुर्बल विद्युत अपघट्य के केस में जो होगा वो दोनों पर डिपेंड करेगी, आयनों की संख्या में वृद्धि और आयनिक गतिशीलता दोनों में वृद्धि के कारण जो है ये होगा। तो इसमें ये होगा ड्यू टू इंक्रीज इन dissociation as well as increase in ionic mobility, यानी वियोजन की मात्रा और आयनिक गतिशीलता वियोजन प्लस आयनिक
गतिशीलता इन दोनों में क्या होगी? वृद्धि होगी। और इसके कारण जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता दोनों बढ़ेगी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इक्वल स्ट्रेंथ का दिया हो और डाइल्यूशन फैक्टर भी जो है कांस्टेंट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो जो इंक्रीज होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो है वो मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में इंक्रीज ज़्यादा होता है। अब देखिए रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। मोलर चालकता तथा सांद्रता में संबंध तो इसमें जो है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस की डिफरेंट कंसंट्रेशन पर स्टडी की गई, यानी डिफरेंट डाइल्यूशन फैक्टर के साथ स्टडी की गई। तो इसमें तीन चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व की गई, यानी जो है विभिन्न विद्युत अपघट्यों की जो है वो मोलर चालकताओं का अलग अलग सांद्रता पर या अलग अलग तनुता पर जो है अध्ययन किया गया, और तो उसमें तीन चीज़ें जो है वो पाई गई। पहली चीज कि जो मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम शॉर्ट में जो है सिंबल में लिख रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी जो है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होती है? इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, यानी तनु करने पर, डाइल्यूशन पर ये इंक्रीज करती है, यानी मोलर कंडक्टेंस विद्युत अपघट्य का ये जो है तनुकरण पर क्या होता है? बढ़ता है। पहली चीज ये पाया गया। दूसरी चीज कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये इंक्रीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा पाया गया, यानी डाइल्यूशन पर, तनुकरण पर जो है मोलर चालकता में जो वृद्धि है वो दुर्बल विद्युत अपघट्यों में प्रबल विद्युत अपघट्यों की तुलना में
अधिक पाई गई, यानी विद डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस of weak electrolyte increases more than molar conductivity of strong electrolyte. यानी मोलर चालकता में वृद्धि तनुता के साथ मोलर चालकता में वृद्धि दुर्बल विद्युत अपघट्य में प्रबल विद्युत अपघट्य की अपेक्षा अधिक पाई गई, ये ऑब्जर्व किया गया। तीसरी चीज क्या है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, अनंत तनुता पर जो कंडक्टिविटी है वो एक अपने लिमिटिंग वैल्यू को पे पहुंच जाती है और उस स्टेज में जो है डिसोसिएशन कंप्लीट माना जाता है और आयनिक मोबाइलिटी जो होती है वो मैक्सिमम मानी जाती है। ठीक, यानी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो कंडक्टिविटी वैल्यू होती है, कंडक्टिविटी वैल्यू attains a limiting value because रीजन क्या है, at this stage dissociation is complete and ionic mobility is maximum. यानी तीसरा फैक्टर अनंत तनुता पर जितने भी विद्युत अपघट्य हैं उसकी चालकताएं जो होंगी, यानी विद्युत अपघट्य की चालकताएं, लिमिटिंग वैल्यू यानी सीमांत मान, एक सीमांत मान प्राप्त कर लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनंत तनुता पर वियोजन
पूर्ण यानी 100%, वियोजन पूर्ण हो जाता है और आयनिक गतिशीलता अधिकतम होती है। इसीलिए ये एक लिमिटिंग वैल्यू को अटेंड कर लेती है, यानी अब उसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के बीच ग्राफ खींचा जाए तो उसमें फॉलोइंग रिजल्ट्स विल ऑब्टेन्ड, यानी हम मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच एक ग्राफ खींचें तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए वो ग्राफ, √C सांद्रता और मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस, इसके बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो वो इस तरह से आता है। ये मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। यहाँ पे अगर इस कर्व को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये 0 कंसंट्रेशन पे, यानी ये जो वैल्यू होगी वो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, यानी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये कर्व जो है कहीं जा कर के बहुत आगे इनफाइनाइट पे जा कर के ये टच करेगा। तो इसमें इस कर्व से जो है ये क्लियर है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, यानी हम टुवर्ड्स 0 आते हैं, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं इसकी मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी और वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है कि ये वैल्यू जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती है। क्यों? इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है। अभी इसके पहले बताया गया आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो खुद ही ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं, वो स्वतः पूर्ण वियोजित होते हैं। तो उसमें केवल आयनिक गतिशीलता के कारण जो है वो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, क्योंकि डाइल्यूशन पे इनका डिसोसिएशन जो है वो नेग्लिजिबल इंक्रीज होता है, इनके वियोजन में जो है नगण्य प्रभाव पड़ता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत स्लोली इंक्रीज करता है और वो जो है डाइल्यूशन पे जो है वो डी-बाई-हैकेल-ऑन-सैगर इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो उसी को आगे नोट कर लीजिए। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट molar conductance increases slowly
and follows the Debye-Hückel-Onsager equation. Debye-Hückel-Onsager इक्वेशन, यानी प्रबल विद्युत अपघट्य में प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए मूलर चालकता धीरे धीरे बढ़ती है और Debye-Hückel-Onsager समीकरण का पालन करती है। तो ये Debye-Hückel-Onsager इक्वेशन है क्या? मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या ज़ीरो कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं इसको, माइनस B/√C। यहाँ पर ये आप जान रहे हैं मोलर कंडक्टेंस एट डाइल्यूशन V, यानी इसको हम लिख सकते हैं V तनुता पर मोलर चालकता, V तनुता पर मोलर चालकता इन्वर्टेड VM0, ये होगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता। तीसरा टर्म जो इसमें यूज हुआ है बी क्या होगा? ये आपका कांस्टेंट होगा, स्थिरांक, और सी आपको मालूम है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। तो इसमें जो लिमिटिंग वैल्यू होती है ये इस कर्व को कंसंट्रेशन की तरफ जो है C = 0, C = 0 तक हम जो है इंक्रीज करके बढ़ा करके लिमिटिंग वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो है मोलर कंडक्टेंस में डाइल्यूशन पे इंक्रीज होता है वो बहुत कम होता है, इसका हमने बता ही दिया है, क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीट डिसोसिएटेड होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण। और जब डाइल्यूशन हम बढ़ा देते हैं तो ये जो आपका
कर्व होता है वो ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल हो जाता है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि ये एसिम्प्टोटिक कर्व है और ये एक डेफिनेट कंसंट्रेशन के बाद ये ऑलमोस्ट वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। यानी एक जब इसका डाइल्यूशन करते हैं तो एक डेफिनेट डाइल्यूशन के बाद या एक मिनिमम कंसंट्रेशन के बाद ये लगभग वाई अक्ष के समानांतर हो जाता है। तो इसको जो है हम एक्स्ट्रा प्लॉट करके यानी आगे बढ़ा करके इसका मान आसानी से नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए जो है इसी वैल्यू को वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट करने के लिए ही जो है इसी डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए कोलराउश ने जो है अपना लॉ दिया था, जिसको आगे पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।